हेलो एवरीवन, दिस इज मी कपिल सिक्का। स्वागत है आपका स्टडी की एजुकेशन प्लेटफॉर्म में। क्रैक यूपीएससी सीएसई प्रीलिम्स की सीरीज में आज हम करने जा रहे हैं अगले सेट ऑफ क्वेश्चंस। जैसा कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया है, यहाँ पे हम सारे करंट अफेयर्स कवर करेंगे। यूपीएससी ओरिएंटेड क्वेश्चंस होंगे। इंटरनेशनल रिलेशंस का करंट अफेयर्स ऑलमोस्ट खत्म होने वाला है, फिर हम बढ़ेंगे साइंस एंड टेक्नोलॉजी की तरफ, एनवायरमेंट इकोलॉजी की तरफ। सो अगले 400 क्वेश्चंस में सारा करंट कवर किया जाएगा। जो स्टैटिक ज्योग्राफी है वो भी हम कवर करेंगे। आपको मेरे हर वीडियो के पीडीएफ में टेलीग्राम से डाउनलोड करने, आप मुझे ट्विटर पर फॉलो कर सकते हैं। चलते हैं क्वेश्चन 591 की तरफ। हम अभी तक 590 क्वेश्चंस कर चुके हैं। पहला क्वेश्चन है, सोलोमन आइलैंड इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग एरिया। ठीक है, हम हर बार सोलोमन आइलैंड के बारे में सुनते हैं। इनफैक्ट इस बार न्यूज़ में भी था। मैं आपको न्यूज़ बता देता हूँ। चाइना जो है वो एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसीज के चलते सोलोमन आइलैंड के साथ रिलेशन स्टैब्लिश कर रहा है। तो ऐसे में यूएसए चाहता है कि सोलोमन आइलैंड के साथ हम अपनी एम्बेसी या फिर जो अपने फॉरेन रिलेशंस हैं उसको स्टैब्लिश करें। तो सोलोमन आइलैंड कहाँ लोकेटेड है? वेस्ट ऑफ द यूएसए, साउथ पैसिफिक ओशन में। देखिए, यूएसए कहता है कि वो अपनी एम्बेसी खोलेगा सोलोमन आइलैंड में। इससे क्या होगा, उसकी इन्फ्लुएंस बढ़ेगा और कहीं ना कहीं वो चाइना की इन्फ्लुएंस को कर्टेल करेगा। सोलोमन आइलैंड एक सॉवरेन कंट्री है। यहाँ पे 6 बड़े आइलैंड्स हैं, 900 स्मॉल आइलैंड्स हैं ओशिनिया में। और सबसे बड़ी बात है, यहाँ पे जो आइलैंड्स हैं वो स्कैटर्ड हैं और ये पैसिफिक आइलैंड्स का पार्ट है। अब इसकी कैपिटल है होनियारा और ये लार्जेस्ट आइलैंड गुआद कैनाल में लोकेटेड है। तो यही हमें जानना था। आप यहाँ पे मैप में देख सकते हैं कि ये है सोलोमन आइलैंड्स। चलते हैं 592 की तरफ। रिसेंटली इंडिया ने 50,000 मीट्रिक टन जो है वीट अफगानिस्तान को भेजा है ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस के चलते। वीट जो है वो एक अग्रीमेंट के थ्रू भेजा गया है। कौन से अग्रीमेंट के थ्रू भेजा गया है ये आपको बताना है। यूनाइटेड नेशन पीस मिशन, यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड, यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड फूड प्रोग्राम या फिर द तालिबान। यूनाइटेड नेशन पीस मिशन जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। देखिए, इंडिया ने वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, यूएन का जो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम है उसमें डिस्ट्रीब्यूशन के लिए अग्री किया है इंडिया। और अफगानिस्तान में लगभग ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस के लिए हम काफ़ी ज़्यादा 50,000 मीट्रिक टन जो है हम यहाँ पे वीट भेज रहे हैं। अगर आप इंडिया के वीट एक्सपोर्ट्स की बात कीजिए तो इंडिया का जो वीट एक्सपोर्ट है वर्ल्ड ओवर बढ़ता जा रहा है। इनफैक्ट अगर इंडिया में वीट के वीट का ग्रो करने की, प्रोड्यूस करने की बात कीजिए तो सेकेंड बिगेस्ट प्रोड्यूसर है वीट का भारत। लगभग 13% ग्लोबल प्रोडक्शन जो है वो भारत में किया जाता है, लेकिन 1% ही हम बाहर भेजते हैं। बाकी सारा हम अपने फूड डिस्ट्रीब्यूशन प्रोग्राम के थ्रू अपनी पॉपुलेशन को फीड करने के लिए भारत में ही रखते हैं। इनफैक्ट समय के साथ साथ ये जो वीट एक्सपोर्ट है ये बढ़ता जा रहा है और भारत की वीट की डिमांड भी इंटरनेशनल मार्केट में अब बढ़ रही है। चलते हैं आगे। रिसेंटली स्नेक आइलैंड वॉज इन न्यूज़। कहाँ पे लोकेटेड है? अभी मैं आपको हिंट दे देता हूँ। वैसे तो इस हिंट से आपको बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि ये यूक्रेन से रिलेटेड है। तो आपको बताना है स्नेक आइलैंड कहाँ लोकेटेड है। स्नेक आइलैंड है ब्लैक सी में। अब देखिए कि यूक्रेनियन सोल्जर ने बेसिकली स्नेक आइलैंड पे से वो लाइव स्ट्रीम कर रहा था रशियन वॉरशिप्स को, जिससे उस पर फायर कर दिया गया। 13 सोल्जर्स जो है वहाँ पे स्टेशन थे। स्नेक आइलैंड क्या है? एक सर्पेंट आइलैंड के नाम से भी जाना जाता है। इसे जिम्नी आइलैंड भी कहते हैं और ये ब्लैक सी में लोकेटेड है जहाँ पे डेन्यूब रिवर का डेल्टा बनता है। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहा है यूक्रेन के लिए। यूक्रेन के लिए एक स्ट्रैटेजिक लोकेशन है ये ब्लैक सी में और इसकी वजह से यूक्रेन जो है टेरिटोरियल वाटर्स को डिलिमिट कर चुका है। इनफैक्ट इस आइलैंड को क्योंकि अनइनहेबिटेड था तो इसको हैबिटेट किया गया और लगभग यहाँ पे पॉपुलेशन जो है काफ़ी लंबे समय से बसाने की कोशिश की जा रही है, जिससे यूक्रेन इस पर अपना कब्जा और अपना जो यहाँ पे स्ट्रैटेजिक लोकेशन है वो बनाए रखे। यूक्रेन अपना क्लेम बनाए रखे। चलते हैं 594। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू नो फ्लाई जोन। आप देख रहे हैं काफ़ी समय से यूक्रेन डिमांड कर रहा है वेस्टर्न कंट्रीज से, नाटो अलायंस से, कि आप नो फ्लाई जोन को यहाँ पे अनाउंस कीजिए। तो जानते हैं एग्जैक्टली क्या है नो फ्लाई जोन। देखिए, नो फ्लाई जोन क्या है? एक ऑर्डर है जिससे एयरक्राफ्ट को बैन कर दिया जाता है एक स्पेसिफाइड एरिया में। जैसे कि आप देखेंगे जो ल्यूटेंस दिल्ली है वो भी एक तरह से आपको नो फ्लाई जोन दिखेगा। तो यहाँ पे नो फ्लाई जोन वो एरिया है जहाँ पे कोई भी फ्लाइट नहीं ली जा सकती। मॉडर्न यूज़ ऑफ नो फ्लाई जोन जो है वो रशिया के क्रीमिया इन्वेजन के बाद बहुत ज़्यादा चर्चा में और वहीं से कंट्रीज इसको यूज़ करने लगी। तो यहाँ पे फर्स्ट करेक्ट है, टू रॉन्ग है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्रीमिया से बहुत पहले ये नो फ्लाई जोन का कॉन्सेप्ट यूज़ किया जाने लगा था इंटरनेशनल मतलब कंट्रीज़ द्वारा। तो यहाँ पे प्रेसिडेंट वोलोदिमिर जेलेंस्की ने कहा है, नेटो से कहा है कि आप यूक्रेन के ऊपर नो फ्लाई जोन को आप अनाउंस कर दीजिए जिससे कोई भी मिलिट्री एयरक्राफ्ट रशिया का हमें थ्रेटन ना कर सके। तो क्या है? एक ऑर्डर है जिससे एयरक्राफ्ट को बैन कर दिया जाता है एक स्पेसिफाइड एरिया के ऊपर। यूजुअली आप देखेंगे जो गवर्नमेंट बिल्डिंग्स होती हैं, पब्लिक प्लेसेस होते हैं, सिक्योरिटी रीजंस के जो सेक्रेट साइट्स होती हैं रिलीजियस, वहाँ पे नो फ्लाई जोन हमेशा से अनाउंस किया जाता है। इससे क्या होता है कि कोई भी मिलिट्री एयरक्राफ्ट जो है यहाँ पे हॉस्टाइल एक्शंस में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता। पहली बार नो फ्लाई जोन की जो डिमांड आई थी वो पर्शियन गल्फ वॉर के टाइम आई थी, जिसमें यूएस और उसके अलाइज ने इराक के इन्वेजन को रोकने के लिए, जब इराक ने कुवैत पे इन्वेजन कर दिया था तो वहाँ पे नो फ्लाई जोन जो है डिक्लेयर कर दिया था।
यूएस, ब्रिटेन, फ्रांस ने नो फ्लाई जोन डिक्लेयर किया। नॉर्थ और साउथ ऑफ इराक और लिमिटेड स्टेप्स जो हैं, यानी जो इराक के जो एक्शंस हैं उनको लिमिट किया गया। तो इस तरह से नो फ्लाई जोन जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है जब भी कोई वॉर स्टार्ट हो जाती है। चलते हैं 595 की तरफ। विद रिगार्ड टू मेलविनस आइलैंड, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। मेलविनस के बारे में बताना है। ये एक इंटरनली सेल्फ गवर्निंग ओवरसीज टेरिटरी है यूके की। ये साउथ पैसिफिक में लोकेटेड है। इसका डिस्प्यूट, इस आइलैंड में डिस्प्यूट क्यों है? ये आइलैंड डिस्प्यूटेड है ब्रिटेन और स्पेन के बीच में, मेलविनस आइलैंड। अगर मैं आपको इस आइलैंड का दूसरा नाम बताऊं तो शायद आपकी प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाएगी। इस आइलैंड को फाल्कलैंड आइलैंड के नाम से जानते हैं प्रीडोमिनेंटली, इसी तरह से आपको मैप्स में मिलेगा। तो फर्स्ट ठीक है, ये इंटरनली सेल्फ गवर्निंग ओवरसीज टेरिटरी है। जैसे आपने देखा यूके की बहुत सारी ओवरसीज टेरिटरीज थी सेल्फ गवर्निंग, तो इसमें से एक है। ये साउथ पैसिफिक में नहीं है, ये आपको मिलेगा अटलांटिक में। और डिस्प्यूट यहाँ पे अर्जेंटीना के साथ है, ब्रिटेन का। तो देखते हैं एग्जैक्टली ए इसका करेक्ट आंसर है। देखो, अर्जेंटीना का क्लेम है फाल्कलैंड आइलैंड पे, काफ़ी लंबे समय से है। ब्रिटेन ने एक चाइना के स्टेटमेंट को हाल ही में रिजेक्ट किया, जिसमें चाइना कह रहा है कि हम अर्जेंटीना के क्लेम को सपोर्ट करते हैं। फाल्कलैंड आइलैंड को ही मलविनास आइलैंड कहते हैं, इसे स्पेनिश इजलास मेलविनास भी कहा जाता है। तो ये बेसिकली इंटरनली सेल्फ गवर्निंग ओवरसीज टेरिटरी है साउथ अटलांटिक ओशन में। ठीक है, तो याद रखिएगा साउथ अटलांटिक ओशन यानी ईस्टर्न साइड ऑफ नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका जो है कॉन्टिनेंट, उसके ईस्टर्न साइड में लगभग 300 माइल्स का ये है। और इसके लिए आप देखते हैं यहाँ पे एक स्ट्रेट ऑफ मैगेलन भी यहाँ से निकलती है। तो अगर हम यहाँ पे इसको मैप में देखें तो ये बेसिकली आपको दिखेगा ये आइलैंड। इसकी कैपिटल है स्टैनली, ये याद रखिएगा। अब चलते हैं JCPOA की तरफ। ज्वाइंट कॉम्प्रहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन अग्रीमेंट जो है 5 एनेक्सेस के साथ P5+1 के साथ साइन किया गया है। ठीक है, तो कौन सी इसमें कंट्री इसका पार्ट नहीं है? इजराइल, ईरान, चाइना, USA, याद रखिएगा बहुत है। JCPOA आपको याद होगा क्यों इसका रीज़न था, क्यों ये कंट्री, कौन कौन सी कंट्री इन्वॉल्व थी। देखिए, ये कंट्री इन्वॉल्व थी, ये कंट्री इन्वॉल्व थी, इसको हमने फेज आउट कर दिया, बचता है इजराइल। ठीक है, तो JCPOA आप देखेंगे कि P5+1 चाइना, फ्रांस, जर्मनी, रशिया, UK और USA ने मिलकर एक अग्रीमेंट साइन किया था, आपको याद होगा ओबामा के टाइम पे। ये बेसिकली ईरान सैंक्शंस या फिर ईरान और रिलेशंस, ईरान के न्यूक्लियर आर्मामेंट्स को रेगुलेट करने के लिए, न्यूक्लियर डील को एंडोर्स करने के लिए इसको लाया गया था। इसे 2015 में यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में अडॉप्ट किया गया था, जिसमें रेजोल्यूशन 2231 आया था 2231। बाद में जब बुश आए तो इसको छोड़ दिया गया, इसको वापस से ख़त्म कर दिया गया। लेकिन अभी फिर से इसको रिवाइव करने की बात की जा रही है, क्योंकि उस समय ऑलमोस्ट फाइनल स्ट्रेच पे था ये। अभी फिर से कहा जा रहा है कि इस एग्रीमेंट को हम फिर से स्टार्ट करते हैं। जो प्रॉब्लम्स हैं ईरान और बाकी कंट्रीज़ के बीच में, USA के बीच में, उसको रिजॉल्व करते हैं। अब ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर काफ़ी न्यूज़ में 2-3 दिन से। अब आपको बताना है कि क्या होते हैं ये। आपने देखा होगा कि वॉर को थोड़े घंटों के लिए होल्ड पे रखा गया, जिससे कि ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर बनाया गया, जिससे लोगों का मूवमेंट हो सके, वॉर जोन से बाहर आ सके। तो ये डीमिलिटराइज जोन्स होते हैं, जिसको रिलीफ के लिए स्टैब्लिश किया जाता है किसी भी सिविलियन के लिए जब कोई आर्म्ड कन्फ्लिक्ट हो रहा होता है। जो भी साइड्स हैं कन्फ्लिक्ट की, उनको अग्री करना पड़ता है इस कॉरिडोर को लेकर। जैसे कि आपने देखा यूक्रेन और रशिया दोनों ने कहा कि हाँ, ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर बनेगा, ठीक है, इतने घंटे के लिए रहेगा। तो अब कोई भी मिलिट्री एक्टिविटी यहाँ पे नहीं होगी, इसको डीमिलिटराइज कर दिया जाएगा, यहाँ पे मिलिट्री एक्शंस नहीं लिए जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों ही करेक्ट हैं। तो आपने देखा मारियोपोल और वोल्नोवाखा में इसको बनाया गया था सिविलियंस को इवैक्यूएट करने के लिए, सिक्योरिटी रीजंस के लिए। ठीक है, अब लेकिन बाद में इसको पोस्टपोन कर दिया गया क्योंकि रशिया ने बॉम्बिंग को कंटिन्यू रखा। ठीक है, तो इसको आर्म्ड कन्फ्लिक्ट के समय में बनाया जाता है। ये डीमिलिटराइज जोन्स होते हैं। जनरली जो ह्यूमन कॉरिडोर्स होते हैं वो यूनाइटेड नेशन नेगोशिएट करता है। ठीक है, अब कई बार ऐसा हो सकता है कि लोकल ग्रुप्स भी नेगोशिएट कर सकते हैं, आर्मी आपस में नेगोशिएट कर सकती है, कंट्रीज आपस में नेगोशिएट कर सकते हैं। इसका कोई रूल नहीं है, एस्टैब्लिश्ड रूल नहीं है। और ऐसा भी नहीं है कि एक कंट्री अगर चाहेगी कि वो इस तरह का ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर स्टैब्लिश करना चाहती है, जो वॉर के दूसरी साइड कंट्री है वो इसको मानेगी, ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है। डिपेंड करता है दोनों कंट्रीज के ऊपर। अब आगे आपको बताना है ईस्ट एशिया समिट के बारे में। ये एक फोरम है रीजनल लीडर्स का, स्ट्रैटेजिक डायलॉग, कोऑपरेशन ऑन की पॉलिटिकल सिक्योरिटी एंड इकोनॉमिक चैलेंजेस फेसिंग इंडो पैसिफिक रीजन। इसको 2005 में स्टैब्लिश किया गया था। इंडिया इसका एक की मेंबर है। ठीक है, तो आपको बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। तो यहाँ पे आप देखेंगे तीनों ही करेक्ट हैं। रिसेंटली क्यों न्यूज़ में था ये देख लेते हैं, है ना। तो यूनियन मिनिस्टर स्टेट एंड पावर जो उन्होंने 15th ईस्ट एशियन समिट ऑन एनर्जी, इसको अभी हाल ही में अटेंड किया था। थीम क्या थी? वी केयर, वी प्रिपेयर, वी प्रॉस्पर। तो ये भी इंपॉर्टेंट हो सकता है, याद रखिएगा 15th समिट है।
अब इसको 2005 में स्टैब्लिश किया गया था। यहाँ पे स्ट्रैटेजिक डायलॉग, कोऑपरेशन, इकोनॉमिक चैलेंजेस, पॉलिटिकल सिक्योरिटी, इन सब के लिए इसको स्टैब्लिश किया गया था। कोलालंपुर डिक्लेरेशन आया जिसमें ये कहा गया था कि ये एक ओपन फोरम होगा जो डायलॉग्स करेगा स्ट्रैटेजिक, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक इश्यूज पे, पीस को प्रमोट करेगा और इंटीग्रेट करेगा ईस्ट एशिया को। इंडिया इसका फाउंडिंग मेंबर है। यूजुअली हम कंफ्यूज हो जाते हैं, ईस्ट एशिया है तो इंडिया इसका मेंबर नहीं होगा, तो इंडिया इसका फाउंडिंग मेंबर है। ये बात हमें याद रखनी है। चलते हैं फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की तरफ। बार बार न्यूज़ में रहता है। रिसेंटली यूएई को ग्रे लिस्ट में ला दिया गया है, ठीक है। देन एफएटीएफ क्या एक इंटर गवर्नमेंट बॉडी है जिसे G20 ने स्टैब्लिश किया। ध्यान दीजिएगा, एफएटीएफ ब्लैक लिस्ट में कंट्रीज को इंक्लूड किया जाता है जो कोऑपरेट नहीं करते, जो इश्यूज, जो भी मनी लॉन्ड्रिंग के, टेरर फाइनेंसिंग के इश्यूज उनको टैकल नहीं कर पाते। आपको बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। देखिए 2 यहाँ पे क्लियरली रॉन्ग है क्योंकि ये G20 नहीं है, ये G7 होगा। याद रखिएगा G7 है। तो अगर आपको पता है 2 रॉन्ग है तो अब आपके पास बचे ये 2 ऑप्शंस, ठीक है। सी इसका करेक्ट है। रिसेंटली क्या हुआ, यूएई को लाया गया ग्रे लिस्ट में। क्यों लाया गया? क्योंकि यूएई काफ़ी लंबे समय से यूएई को टेरर फाइनेंसिंग के लिए बोला जा रहा था कि आप इसको कर्ब करो, मनी लॉन्ड्रिंग को कर्ब करो। वो नहीं कर पा रहा था, इसलिए उसको ग्रे लिस्ट में लाया गया। पाकिस्तान काफ़ी लंबे समय से ग्रे लिस्ट में है। अब ये ग्रे लिस्ट में क्या होता है, यहाँ पे मॉनिटर्ड बेसिकली इन कंट्रीज़ को मॉनिटर किया जाता है कि किस तरह से ये इस पर्टिकुलर एक्शन को, फाइनेंशियल एक्शंस को ले रहे हैं, ठीक है। तो पाकिस्तान लंबे समय से है। पाकिस्तान को बार बार कहा जा रहा है कि आप अपनी प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व कीजिए, नहीं तो हम आपको ब्लैक लिस्ट में डाल देंगे। कई बार टर्की, कभी चाइना हमेशा इसको रोक देता है। तो ब्लैक लिस्ट में वो कंट्रीज होंगी जिनके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगाए जाएंगे, किसी भी हर तरह के इंटरनेशनल सैंक्शंस उस पर लगा दिए जाएंगे अगर वो कोऑपरेट नहीं करते हैं। तो पहले काफ़ी टाइम तक ग्रे लिस्ट में रखते हैं, फिर कोई कंट्री ग्रे लिस्ट में अपने आप को ठीक नहीं करती है, ग्रे लिस्ट में आने के जो रीजंस होते हैं उसको रिजॉल्व नहीं करती है, तो उसको ब्लैक लिस्ट में डाल दिया जाता है। अब एक वेस्ट अफ्रीकन कंट्री की बात करते हैं, न्यूज़ में थी, ठीक है। एक लैंडलॉक्ड कंट्री है वेस्ट अफ्रीका का। मैप याद कीजिए। कंट्री का नेम का जो मीनिंग है वो है लैंड ऑफ द ऑनेस्ट मैन। इसको रेवोल्यूशनरी मिलिट्री ऑफिसर थॉमस संकारा ने बेसिकली नाम रखा था 1983 में। रिसेंटली हुआ क्या है, सिनेरियो ये है कि आर्मी ने अनाउंस किया है कि अब हमने आगे प्रेसिडेंट, यहाँ के कॉन्स्टिट्यूशन, यहाँ की गवर्नमेंट को डिसॉल्व कर दिया, सब कुछ सस्पेंड कर दिया और हमने अब यहाँ पे कूद दी टैट कर दिया है। कूद दी टैट जिसे आप कूप भी कहते हैं, ये कूद दी टैट से तख्ता पलट जो है सरकार का हो गया है और अब आर्मी जो है कंट्रोल कर रही है यहाँ के ऑपरेशंस। आपको बताना है कि इसमें इस कंट्री कौन सी है, मतलब ये कंट्री कौन सी है। सेनेगल, माली, घाना, बुर्किना फासो, ऐसे तो सारी वेस्ट की हैं। बुर्किना फासो जो है वो करेक्ट है। तो रिसेंटली बुर्किना फासो की आर्मी ने वहाँ के प्रेसिडेंट रोज काबोरे को आउस्ट कर दिया और साथ में ये कहा कि अब सरकार यहाँ पे हम चलाएंगे। आर्मी ने टॉपल कर दी है गवर्नमेंट और काफ़ी लंबे समय से वहाँ पे क्राइसिस जो है चल रही है। तो बुर्किना फासो की बात करें, बुर्किना फासो एक फ्रेंच कॉलोनी रह चुका है, ठीक है। और इसमें काफ़ी लंबे समय से, जब से फ्रांस से छूटा है तब से ही यहाँ पे इंस्टेबिलिटी चल रही है। इस कंट्री का नाम ही रखा गया था लैंड ऑफ ऑनेस्ट मैन, ठीक है, उस समय रखा गया था। लेकिन अल्टीमेटली यहाँ पे कभी भी ठीक से पीस प्रिवेल नहीं किया। तो इसी के साथ वेस्ट अफ्रीका का मैप भी देख लेते हैं। तो वेस्ट अफ्रीका में आप देखिए, वेस्टर्न सहारा, अटलांटिक ओशन को यहाँ पे सी रेंज, सी आता है। देन उसके बाद मॉरिटवाना, देन उसके बाद सेनेगल आप देखेंगे, गाम्बिया देखेंगे, गिना बिसो देखेंगे, गिनी देखेंगे, देन उसके बाद सियरा लियोन देखेंगे, लाइबेरिया, आइवरी कोस्ट, घाना, देन बेनिन, टोगो, नाइजीरिया। यहाँ पे आपको लैंडलॉक्ड मिलेगी नाइजर, माली एंड बुर्किना फासो, ठीक है। तो ये 3 जो कंट्रीज़ हैं ये आपको मिलेंगी लैंडलॉक्ड। आशा करता हूँ क्लियर हो गया होगा। मिलेंगे इस तरह के अगले सेशन में, आगे के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।